नया लेक्चर स्टार्ट किया जाए। लास्ट लेक्चर पर हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का फंक्शन, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस ये सब कंप्लीट हो गया। इवन इम्पल्स कंडक्शन की जो फिजियोलॉजी है वो भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने ब्रेन स्टार्ट किया था। ब्रेन का केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ब्रेन वेल प्रोटेक्टेड है क्रेनियम या स्कल के द्वारा, और इसके साथ ब्रेन के ऊपर मेनिंजेस की कवरिंग पाई जाती है। ये लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ब्रेन का। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में ब्रेन का स्ट्रक्चर और ब्रेन का फंक्शन, तो हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। 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 शुरू किया जाए। पहला सवाल यह है कि ब्रेन के कुल कितने पार्ट हैं। तो ब्रेन के 3 पार्ट हैं। एक का नाम है फोर ब्रेन, एक का नाम है मिड ब्रेन, और एक का नाम है हाइंड ब्रेन। लेकिन जो फोर ब्रेन है कुल इसके फिर 3 पार्ट हैं। एक सेरिब्रम, थैलामस, और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों को मिला करके डायनसेफेलान भी कहा जाता है। मिड ब्रेन में बेसिकली 2 हिस्से हमको याद रखने हैं। सेरिब्रल एक्विडक्ट और कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ये सब भी स्ट्रक्चर में आपको समझ में आएंगे, अभी रटना है। और हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट हैं। एक है पोन्स वेरोलाई, जिसको बोलचाल की भाषा में पोन्सी कहते हैं। एक है सेरिबेलम, और एक है मेडुला। पूरा नाम मेडुला ऑब्लांगाटा है। तो ब्रेन में हमको इतने स्ट्रक्चर समझने हैं। सेरिब्रम समझना है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, सेरिब्रल एक्विडक्ट और कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना हमको मिड ब्रेन में देखना है। और पोन्स वेरुलाई, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा हमको हाइंड ब्रेन में। इतना लिखो पहले। शुरू करते हैं। हम लोगों के ब्रेन के फोर ब्रेन का जो पहला हिस्सा है उसी का नाम सेरिब्रम है। यही सेरिब्रम है। पहला सवाल ये है
कि सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कहो चाहे मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन कहो। क्यों? टोटल ब्रेन का 75% हिस्सा सेरिब्रम के फॉर्म में ही पाया जाता है। 75% कहो चाहे 2/3 भी कह सकते हो। तो पहला तो सवाल रटने वाला है, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है या मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन है, और हमारे ब्रेन का 75% हिस्सा या 2/3 हिस्सा सेरिब्रम के फॉर्म में ही पाया जाता है। थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तब पता चलेगा कि ये पूरा सेरिब्रम है। अब इधर कुछ लिखे नहीं, देखे केवल, ये पूरा सेरिब्रम है। सेरिब्रम के ठीक बीच में लंबी लंबी एक खांच बनी है, खांच को क्लेफ्ट कहते हैं। सेरिब्रम में लॉन्गिट्यूडिनल एक क्लेफ्ट पाई जाती है, और इस क्लेफ्ट के चक्कर में जो टोटल सेरिब्रम है वो राइट और लेफ्ट पार्ट में बट गया है। राइट को भी आधा गोला कहोगे और लेफ्ट को भी आधा गोला कहोगे। आधे को हेमीस्फीयर कहते हैं। तो इस डीप क्लेफ्ट ने क्या किया है, टोटल सेरिब्रम को राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर में क्या कर दिया है, बांट दिया है। ये हो गया राइट हेमीस्फीयर और ये हो गया लेफ्ट हेमीस्फीयर। राइट और लेफ्ट हेमीस्फीयर आपस में अलग हैं, किसके नाते? तो आंसर देंगे डीप क्लेफ्ट, जो कि क्या है, एक लॉन्गिट्यूडिनल क्लेफ्ट। ये दोनों सेरिब्रल हेमीस्फीयर बाहर तो अलग हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अंदर अंदर आपस में जुड़े हैं। जैसे एक हेमीस्फीयर ये है, एक हेमीस्फीयर ये है, तो ये ऐसे अंदर अंदर आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक नर्व फाइबर ट्रैक्ट पाया जाता है। ट्रैक्ट क्या है मैं आपको बता चुका हूं क्या है। तो जब कभी एक जान का बंडल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाता है तो उसको हम ट्रैक्ट कहते हैं, और वही एक जान का बंडल अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर होता तो उसको नर्व कहते हैं। तो ऐसा कोई भी एक जान का बंडल जो सीएनएस के अंदर हो उसका नाम ट्रैक्ट है। तो एक ट्रैक्ट है, उसने राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। तो बाहर तो दोनों अलग हैं, लेकिन अंदर अंदर जुड़े हैं। जिस नर्व फाइबर ट्रैक्ट की मदद से जुड़े हैं उसका नाम कार्पस कैलोसम है। ये इंटरकनेक्ट करता है राइट को लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यहाँ एक स्पेशल क्वेश्चन है, ये कार्पस कैलोसम एब्सेंट होता है किसमें? तो आंसर देंगे फ्रॉग में। ये फ्रॉग में एब्सेंट होता है, कहने का मतलब फ्रॉग में जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो दोनों अंदर अंदर आपस में नहीं जुड़े होते, और हमारे में राइट वाला लेफ्ट से जुड़ा होता है। किसके द्वारा? कार्पस कैलोसम। 2 क्वेश्चन। अब ये देखिए ऐसे खड़े हैं, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये लेफ्ट है। यहां से काट दिया जाए, इतना हिस्सा अलग कर दिया जाए, तो ये दिखाई पड़ेगा आपको। क्या दिखाई पड़ेगा? जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये मान लेते सेरिब्रम है टोटल। इस सेरिब्रम में जो बाहर का हिस्सा होता है इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो अंदर का हिस्सा होता है उसे सेरिब्रल मेडुला कहते हैं। बाहर की तरफ कॉर्टेक्स होता है, अंदर की तरफ मेडुला होता। एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल है, और अगर ध्यान से देखेंगे तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बहुत सारे फोल्ड पाए जाते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बहुत सारे प्रोमिनेंट फोल्ड पाए जाते हैं, जिससे यहाँ स्ट्रक्चर बन जाता है गायराई और सलसाई। गायराई उभार है और सलसाई, 2 गायराई के बीच की जो, तो ये जो जगह है जाएगा सलसाई हो जाएगा। तो ढेर सारे फोल्ड यहाँ क्यों हैं? तो जितना ज्यादा फोल्ड होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा यहाँ न्यूरॉन होंगे। तो न्यूरॉन की संख्या, अगर ये फोल्ड ना होता तो सेरिब्रम इतना बड़ा होता। तो नेचर ने व्यवस्था की है कि यहाँ बहुत सारे क्या बना दिए गए हैं, फोल्ड बना दिए गए हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, मोर एकोमोडेशन ऑफ न्यूरॉन। तो यहाँ ढेर सारे प्रोमिनेंट। पर्पज क्या है? तो पर्पज क्या मिलेंगे? तो कहोगे यहाँ ढेर सारे न्यूरॉन मिलेंगे। तो सेरिब्रम में बाहर की तरफ पाया जाता है कॉर्टेक्स और अंदर की तरफ पाया जाता है मेडुला। सेरिब्रम का है तो बाहर वाले को सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले को सेरिब्रल मेडुला कहते हैं। थोड़ा और ध्यान से देखेंगे
तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसका अपीयरेंस ग्रेइश होता है, इसी नाते इसका नाम ग्रे मैटर होता है। और जो सेरिब्रल मेडुला है उसका अपीयरेंस व्हाइटिश होता है, इसी नाते इसका नाम व्हाइट मैटर है। अब इसका ग्रेइश अपीयरेंस क्यों है और इसका व्हाइटिश अपीयरेंस क्यों है? तो किसी पर्टिकुलर न्यूरॉन की सेल बॉडी, यहाँ ढेर सारी सेल बॉडी इकट्ठा होंगी, तो जहां ढेर सारी सेल बॉडी इकट्ठा होंगी वहां कैसा अपीयरेंस आ जाएगा? ग्रेइश आ जाएगा। लेकिन सेल बॉडी से निकलेगा क्या? सेल बॉडी से निकलेगा एक्जान। सेल बॉडी से निकलेगा क्या? एक्जान निकलेगा, और एक्जान के ऊपर होगी माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ के नाते अपीयरेंस कैसा हो जाएगा? व्हाइटिश। तो जितने एरिया में सेल बॉडी कंसंट्रेट होंगी वो कहां होगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और जितने एरिया में ढेर सारे क्या होंगे? एक्जान, और उसके पर क्या होगा? माइलिन शीथ होगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? व्हाइट मैटर। यहाँ देखिए लिखा है ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, मैं फिर लिख रहा हूँ ट्रैक्ट। यहाँ क्यों ट्रैक्ट कर रहे हैं? एक्जान अगर ब्रेन के अंदर है तो उसका नाम क्या होता है? ट्रैक्ट, और अगर बाहर होता तो नाम क्या होता है? नर्व। तो ऐसे एक्जान जिसके ऊपर क्या हो? माइलिन शीथ हो, उसी से अपीयरेंस कैसा आ जाएगा? व्हाइट। और जहां कंसंट्रेटेड सेल बॉडी होंगी वहां अपीयरेंस कैसा आ जाएगा? ग्रे। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का नाम ग्रे मैटर है, सेरिब्रल मेडुला का नाम व्हाइट मैटर है। उसका ग्रे मैटर क्यों है? क्योंकि वो ग्रेइश अपीयरेंस है। उसका व्हाइट मैटर क्यों है? क्योंकि वो व्हाइटिश अपीयरेंस है। अपीयरेंस क्यों है? तो यहाँ ढेर सारी क्या है? सिर्फ सेल बॉडी है। क्या सेल बॉडी के ऊपर माइलिन शीथ पाई जाएगी? वहां तो नहीं पाई जाएगी, इसी नाते अपीयरेंस उसका ग्रेइश होता है। लेकिन जहां जहां एक्जान होंगे वहां माइलिन शीथ होगा, तो अपीयरेंस कैसा हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या लिखा है? ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कवर बाई माइलिन शीथ, जबकि यहाँ क्या लिखा है? कंसंट्रेटेड सेल बॉडी। कहने का मतलब है कि वास्तव में ये सेल की ही लेयर है, ये वास्तव में सेल की ही लेयर है जिसने किसको कवर कर रखा है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यहाँ मैंने जितने डाट यहाँ रख रखे हैं उतने क्या हैं? सेल बॉडी हैं, और ढेर सारे यहाँ से क्या निकले होंगे? एक्जान। तो जहां एक्जान होंगे वहां क्या बन जाएगा? व्हाइट मैटर बन जाएगा। फिर से सुन लेते हैं, फिर 2-3 लाइनें लिख लेंगे। हम लोगों के सेरिब्रम ब्रेन की बात करें तो उसमें से सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। 75% सेरिब्रम के फॉर्म में ही पाया जाता है। सेरिब्रम के ध्यान से देखेंगे तो हमारा सेरिब्रम राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बटा हुआ है। क्यों बटा हुआ है? क्योंकि बीच में लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट पाए जाते हैं, लेकिन दोनों अंदर अंदर जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? कार्पस कैलोसम। और ध्यान से देखेंगे तो सेरिब्रम में बाहर की तरफ होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अंदर की तरफ होगा सेरिब्रल मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला में कुछ अंतर है। कॉर्टेक्स को कहते हैं ग्रे मैटर, मेडुला वाले को व्हाइट मैटर। उसको ग्रे क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका कलर ग्रेइश है। उसको व्हाइट कहते हैं, उसका कलर व्हाइटिश है। क्यों ग्रेइश है? वहां कंसंट्रेटेड सेल बॉडी है। और क्यों व्हाइटिश है? तो वहां ऐसे एक्जान है जिसके ऊपर क्या है? माइलिन शीथ है। 2 क्वेश्चन और हैं। ये है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। किसी भी हेमिस्फीयर में 4 लोब होते हैं। ये फ्रंटल लोब है, ये पेराइटल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है, ये ऑक्सीपिटल। ऐसे इधर भी ये फ्रंटल है, ये पेराइटल है, ये टेम्पोरल है और ये ऑक्सीपिटल। तो किसी सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कितने लोब? 4 लोब। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रंटल लोब, और ऐसे ये हो जाएगा पेराइटल लोब, ये हो जाएगा टेम्पोरल लोब, और ये हो जाएगा क्या? ऑक्सीपिटल। तो फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। इधर भी होगा, इधर भी यहाँ फ्रंटल होगा, यहाँ पेराइटल होगा, यहाँ टेम्पोरल होगा और यहाँ क्या होगा? ऑक्सीपिटल लोब। तो 2-3 लाइनें लिख लेते हैं हमारे साथ। सेरिब्रम क्या है? तो जो एनसीईआरटी में लिखा है, मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन, और मेजर पार्ट कहो चाहे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कहो, क्योंकि ये 75% ऑफ क्या है? टोटल है। दूसरा, सेरिब्रम में राइट और लेफ्ट
सेरिब्रल हेमीस्फेयर हैं और ये इंटरकनेक्ट हैं। किसके द्वारा? कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम। सेरिब्रम में बाहर की तरफ क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स और अंदर की तरफ क्या है? सेरिब्रल मेडुला। बाकी उसके अंदर के जो सवाल हैं वो डायग्राम में लिखे हुए हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, सेरिब्रल मेडुला क्या है। मान लेते हैं कि ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल 4 लोब हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में और ध्यान से देखा जाएगा तो काम के हिसाब से एरिया बटे हैं। मान लेते यहां हमने टच किया और इंफॉर्मेशन हमारे सेरिब्रम को गई, तो जिस एरिया में इंफॉर्मेशन जाएगी उस एरिया का नाम सेंसरी एरिया होगा। और फिर वहां पर एनालिसिस हुई और वहां से आदेश आया, तो अगर जहां से आदेश रिलीज होगा उसका नाम मोटर एरिया होगा। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के 2 मेन एरिया होते हैं, एक सेंसरी एरिया होता है और एक मोटर एरिया। एक और एरिया होता है जो ना सेंसरी होता है ना मोटर होता है। सेंसरी एरिया कौन होगा? जहां सेंसेशन जाएगा। और मोटर कौन होगा? जहां से सिग्नल आएगा। लेकिन एक और एरिया होता है उसका नाम एसोसिएशन एरिया। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये मान लेते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, तो इसमें कुल 3 एरिया है। एक का नाम सेंसरी एरिया और एक का नाम मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया। अगर आपसे पूछा जाए कि सेंसरी एरिया क्या करता है या मोटर एरिया क्या करता है, तो सेंसरी एरिया रिसीव करता है। सेंसरी इंपल्स को, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको यही रिसीव करेगा। मोटर एरिया रिलीज करेगा मोटर सिग्नल को। मोटर सिग्नल का मतलब जो आदेश होगा वो यहीं से रिलीज होगा। और जो एसोसिएशन एरिया है ये बड़ा सा एरिया है, लार्ज एरिया, नाइदर सेंसरी और नार मोटर। काहे के लिए है? तो फार एनसीईआरटी में लिखा है वही याद रखेंगे। कॉम्प्लेक्स फंक्शन कौन कौन से? तो 3 लिखे हुए हैं यहां। एक है इंटर सेंसरी एसोसिएशन, दूसरा क्या है? इंटर सेंसरी एसोसिएशन और मेमोरी और कम्युनिकेशन। मेमोरी और कम्युनिकेशन। इंटर सेंसरी एसोसिएशन का मतलब है कि एक साथ कई सेंसरी इंपल्स पहुंचते हैं। जैसे मान लेते हैं आप किसी चीज को देख रहे हैं तो उससे आप उस चीज को पहचान रहे हो, फिर आप उसको छू रहे हो, छूने से भी आप उसको पहचान रहे हो, और स्मेल अगर कर रहे हो तो उससे भी आप उसको पहचान रहे हो। तो सेंसरी इंपल्स एक ही ऑब्जेक्ट से कई प्रकार की जाती हैं, तो उनका आपस में जो एसोसिएशन होगा उसी को क्या कहोगे? इंटर सेंसरी एसोसिएशन। जैसे मान लेते काला जाम देख रहे हो तो आंखें बता रही कि तो काला जाम है, लेकिन स्मेल उससे काला जाम वाली नहीं आ रही है। तो नाक बता रही कि नहीं ये काला जाम नहीं है, जबकि आंखें क्या कर रही हैं? काला जाम है। फिर आपने कहा हाथ से टच करके देखते हैं,
तो जब टच करके देखा तो बिल्कुल पत्थर जैसा था, तो हाथ ने भी कंफर्म कर दिया कि नहीं काला जाम नहीं है, और नाक भी करी ना काला जाम नहीं है, और आंखें करी क्या है काला जाम है। तो ये क्या है इंटरसेंसरी एसोसिएशन। तो ऊपर वाले ने व्यवस्था रखी है कि एक सेंसेशन से अगर गलती हो जाए तो दूसरे सेंसेशन से क्या है सही बात पता चल जाए। मेमोरी तो याददाश्त है। कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन है बातचीत। बातचीत में दो घटनाएं होती हैं, पहले हम किसी की बात सुनते हैं, फिर उसको समझते हैं, और समझने के बाद बोलते हैं। तो जो समझेंगे उसी हिसाब से तो बोलेंगे। कोई आपसे अच्छी बात बोल रहा होगा तो आप उससे खराब बात थोड़े बोलोगे, अच्छी बात बोल रहा होगा तो अच्छी बात बोलोगे, खराब बात बोल रहा होगा तो खराब बात बोलोगे। तो रिस्पांस जो दोगे वो भी किस में आएगा, कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन बड़ी चीज है, इसमें सुनना है, समझना है, फिर बोलना है। तो कम्युनिकेशन कौन कराएगा, इंटरसेंसरी एसोसिएशन या एसोसिएशन एरिया कराएगा। तो स्पेशल चीजें लिख लीजिए जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी है। हमारे ब्रेन में एक एरिया है ब्रोकाज एरिया जो बोलने के लिए है, इसको स्पीच सेंटर कहते हैं। और एक है वर्निक्स एरिया, ये सुनने के लिए है। ये दो स्पेशल लिख लीजिए। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सेरिब्रम का काम क्या है तो क्या बताओगे? सेरिब्रम का काम क्या है? तो सेरिब्रम के बहुत सारे काम है, लेकिन कुछ काम तो याद ही रखो। ऐसा कोई भी काम जिसको आप दिमाग का काम कहते हो, कोई भी काम जिसको आप दिमाग का काम कहते हो, जैसे जितने जानबूझ के काम करते हो वो सब कौन कराता है? सेरिब्रम ही कराता है। जितने सोच समझ के काम होते हैं, दिमाग के काम, स्किलफुल जितने एक्टिविटी होती है वो भी कौन कराता है? सेरिब्रम ही कराता है। तो सारे वॉलेंट्री फंक्शन कौन कराएगा? सेरिब्रम। और सारे स्किलफुल फंक्शन कौन कराएगा? सेरिब्रम। और मेमोरी भी किसके पास है? सेरिब्रम के ही पास है। लिख लिया, आगे बढ़े। तो चाहे यहां लिख लीजिए, लिख लीजिए सेरिब्रम क्या करता है? ऑल वॉलेंट्री फंक्शन, और सभी ऑल स्किलफुल इवेंट और मेमोरी। सोच समझ के जितने काम करते हो वो भी यही कराएगा, जितने वॉलेंट्री फंक्शन है वो भी यही कराएगा, और याददाश्त तो इसके पास है ही। फोर ब्रेन का अगला हिस्सा है क्या? थैलमस और हाइपोथैलमस। बढ़े आगे बेटा। एनसीईआरटी ने हेडिंग तो कोई डाली नहीं है, सीधे फोर ब्रेन में पढ़ाना शुरू किए हैं, और उसी में सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस सब पढ़ा डाले हैं। लेकिन रियल में क्या है, फोर ब्रेन के दो ही हिस्से होते हैं। फोर ब्रेन का एक हिस्सा है सेरिब्रम और दूसरा हिस्सा है डायनसिफेलान, और डायनसिफेलान के फिर तीन हिस्से होते हैं। तो डायनसिफेलान के तीन हिस्से, ऊपर की तरफ होता है एपिथैलमस, नीचे की तरफ होता है हाइपोथैलमस, और मेन क्या होता है? थैलमस। तो जो थैलमस के ऊपर हो उसका नाम एपिथैलमस, और जो थैलमस के नीचे हो उसका नाम हाइपोथैलमस। तो वास्तव में
फोर ब्रेन के दो पार्ट हैं, एक का नाम है सेरिब्रम और दूसरे का नाम है डायनसेफेलान। और डायनसेफेलान के तीन पार्ट है। डायनसेफेलान की जो रूफ है उसका नाम एपिथैलेमस, डायनसेफेलान की जो फ्लोर है उसका नाम हाइपोथैलेमस, और जो साइड में थिकनिंग होगी, लेटरल थिकनिंग ऑफ डायनसेफेलान, उसका नाम थैलेमस। दो क्वेश्चन यही और हैं। जो एपिथैलेमस है इसी से अटैच होती है क्या, पिनियल ग्लैंड, और जो हाइपोथैलेमस है उसी से अटैच होती है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। डायनसेफेलान फोर ब्रेन का पार्ट है और इसके आगे सेरिब्रम पाया जाएगा। तो सेरिब्रम के अंदर भी कैविटी होती है, उनको ब्रेन वेंट्रिकल कहते हैं। हम लोगों के ब्रेन में कुल 4 वेंट्रिकल पाई जाती हैं, पहली वेंट्रिकल, दूसरी वेंट्रिकल, तीसरी वेंट्रिकल और चौथी। तो पहली और दूसरी तो सेरिब्रम में है, जो तीसरी वेंट्रिकल है उसका नाम डायोसील है। तो डायोसील कहाँ पाई जाएगी, डायनसेफेलान में। अब ये सब तो एनसीईआरटी में दिया नहीं, एनसीईआरटी में जो दिया वो सुनते हैं। एनसीईआरटी में एपिथैलेमस के बारे में यहाँ कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन और वहां पिनियल ग्लैंड पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, वहां ये शब्द आपको लिखा मिल जाएगा, रूफ ऑफ डायनसेफेलान। एनसीईआरटी में 2 लाइनें थैलेमस की लिखी और 2 ही लाइनें हाइपोथैलेमस की लिखी हैं। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस है क्या, जरा समझ लीजिए। तो मान लेते हैं कि ये थैलेमस है और ये उसके ऊपर सेरिब्रम है। भाई सबसे बाहर क्या होगा, सेरिब्रम, उसके नीचे हमको क्या मिलेगा, थैलेमस, और उसके नीचे क्या मिलेगा, हाइपोथैलेमस। तो एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है कि थैलेमस एक स्ट्रक्चर है जिसके चारों तरफ सेरिब्रम पाया जाता है। सेरिब्रम रैप्स अराउंड ए स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या दे दिया, थैलेमस। ये रियल में बात नहीं है, थैलेमस वास्तव में क्या है, तो कहोगे थैलेमस इज ए पार्ट ऑफ डायनसेफेलान, और उसी के ऊपर क्या है, उसी के ऊपर सेरिब्रम पाया जाता है। काम देखिए क्या है, यहां से टच करेंगे, इंफॉर्मेशन सेरिब्रम तक जाएगी। तो सेरिब्रम तक जाने से पहले वो थैलेमस जाएगी। सेरिब्रम से अगर कोई आदेश चलेगा और यहाँ आएगा तो पहले कहाँ जाएगा, थैलेमस को। मतलब कोई इंफॉर्मेशन सेरिब्रम को जानी है या सेरिब्रम से आनी है तो पहले कहाँ जाएगी, थैलेमस जाएगी। एनसीईआरटी में इसने एक लाइन लिखी है कि ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। सेंसरी का मतलब इंफॉर्मेशन कहाँ जाए, सेरिब्रम को जाए, तो पहले कहाँ पहुंच जाएगी, थैलेमस को। और मोटर का मतलब वहां चले तो वहां सेरिब्रम से पहले कहाँ आएगी, थैलेमस, और फिर आगे चली जाएगी। तो अगर कुछ भी सेरिब्रम को जाना है या कुछ भी सेरिब्रम से आना है तो सेंटर कौन है, बीच में, जैसे बस अड्डा होता है, बिल्कुल उसी तरीके से कौन सा है, थैलेमस। एनसीईआरटी में सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं। क्या थैलेमस क्या है, तो कहोगे एक स्ट्रक्चर है जिसके चारों तरफ क्या है, सेरिब्रम। ये तो जनरल बात हो गई। रियल में क्या है, रियल में ये डायनसेफेलान का पार्ट है। दूसरा, यही मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है किसका, सेंसरी और मोटर सिग्नल का। फिर आया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, तो फिर कहोगे ये क्या है, डायनसेफेलान का पार्ट है। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा है। एनसीईआरटी में लिखा है कि ऊपर है फोर ब्रेन और नीचे है मिड ब्रेन, तो बीच में क्या होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ है, तो कहोगे फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में है। अब फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में अगर एग्जैक्ट बताएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हाइपोथैलेमस मिलेगा। लेकिन है कहाँ, तो कहोगे ये थैलेमस के नीचे है। तो एनसीईआरटी में लिखा है एट बेस ऑफ थैलेमस। सिर्फ रटना ही रटना है। हाइपोथैलेमस क्या है, तो कहोगे ब्रेन का एक हिस्सा है जो कहाँ है, तो थैलेमस के नीचे है। अब काम इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर ब्रेन से एक सवाल पूछेगा तो वो हाइपोथैलेमस से ही पूछेगा। तो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए। जैसे हाइपोथैलेमस पर बहुत सारे सेंटर पाए जाते हैं जो कई चीजों को रेगुलेट करते हैं। जैसे सबसे नंबर 1 पर है बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन को थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर कौन रेगुलेट करेगा, आंसर देंगे हाइपोथैलेमस। और क्या रेगुलेट करेगा, तो ये कई चीजों की, किसी चीज के खाने की जो इच्छा है, डिजायर फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ईटिंग का मतलब भूख लगी है, ड्रिंकिंग का मतलब प्यास लगी है। तो भूख और प्यास दोनों किसके पास है, आंसर देंगे हाइपोथैलेमस। तीसरा है ऑस्मो रेगुलेशन, थोड़ा बहुत याद होगा, तो किडनी में पढ़े थे हाइपोथैलेमस।
उसका रोल आस्मो रेगुलेशन में था कि नहीं था? बिल्कुल था। तो तीसरा है आस्मो रेगुलेशन। और चौथा भी आगे पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे शरीर में पाई जाने वाली बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड हाइपोथैलेमस के कहने में काम करती हैं। इसका मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड को भी रेगुलेट करेंगे। इवन हाइपोथैलेमस पर स्पेशल न्यूरोसिक्रेटरी सेल पाई जाती हैं जो हार्मोन सिक्रेट करेंगे। अगर हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकले तो उसका नाम क्या रखोगे? उसका नाम हाइपोथैलेमिक हार्मोन रखोगे। इतनी कहानी एनसीईआरटी में लिखी है, फिर से सुनेंगे तब 5-6 पॉइंट लिखेंगे। थैलेमस में सिर्फ 2 क्वेश्चन। थैलेमस क्या है? पार्ट ऑफ डायनसेफेलान है। थैलेमस क्या है? एक स्ट्रक्चर है जिसके चारों तरफ सेरिब्रम है। थैलेमस का काम मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, किसका? सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। खत्म। हाइपोथैलेमस क्या है? ये भी पार्ट ऑफ फोर ब्रेन है। क्या है? डायनसेफेलान का पार्ट है और इसके कई काम हैं। तो काम अगर आप याद रखोगे तो पहला काम है थर्मो रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर। दूसरा काम है भूख और प्यास। तीसरा काम है आस्मो रेगुलेशन और चौथा काम है हार्मोन निकालना, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। एक क्वेश्चन आया था कि एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है और उसका 4 ब्रेन डैमेज हो गया है, तो बताओ कौन कौन से काम प्रभावित हो जाएंगे? तो अगर 4 ब्रेन डैमेज हुआ है तो 4 ब्रेन के काम नहीं हो पाएंगे। जैसे जैसे अभी मैंने बताया कि मेमोरी वाला काम नहीं हो पाएगा, इंटरसेंसरी एसोसिएशन वाला काम नहीं हो पाएगा, थैलेमस का भी काम नहीं हो पाएगा और हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस का काम कौन सा है? बॉडी टेम्परेचर और हंगर एंड थ्रस्ट और कौन सा? आस्मो रेगुलेशन। जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखेंगे। साइड में लिखेंगे थैलामस और क्वेश्चन लिख लेंगे। ये है पार्ट ऑफ डायनसेफेलान, ए स्ट्रक्चर wrapped by cerebrum। तीसरा मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर, किसके लिए? सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। बस 3 ही क्वेश्चन है। हाइपोथैलेमस, ये भी पार्ट है किसका? डायनसेफेलान का। कहां है? एट बेस ऑफ थैलेमस। हैव सेंटर टू रेगुलेट मेनी फंक्शन। अब कौन कौन से फंक्शन रेगुलेट करेंगे? तो यहां 3 है। एक है थर्मो रेगुलेशन, या बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। दूसरा है अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इसी को कहते हैं हंगर एंड थ्रस्ट। तीसरा है
चाहे आस्मो रेगुलेशन कहो और चाहे किडनी फंक्शन कहो, उसमें भी तो इसका रोल है, हम लोग पढ़े थे, रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। और अगला है यहां पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल। जब हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन तो वहां डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, जो सिक्रीट करेंगे क्या हार्मोन, और कहोगे क्या हाइपोथैलेमिक हार्मोन। रेगुलेट करेगा एंडोक्राइन ग्लैंड को। साइड हेडिंग डालिए लिम्बिक लोब। या लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम के लिए अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। फोर ब्रेन के जो स्ट्रक्चर हैं, 3, 4 या 5 लोग मिल करके एक काम करते हैं। जब 4-5 लोग मिल के काम करेंगे तो फंक्शनल सिस्टम बनेगा। उसी फंक्शनल सिस्टम का नाम क्या है? लिम्बिक सिस्टम। तो कौन कौन लोग यहां आ गए हैं? तो एनसीईआरटी में जो लिखा वही याद रखेंगे। एनसीईआरटी में लिखा है कि इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम के अंदर के हिस्से और अगल बगल के एंड एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर। अब यहां जो एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर, उनके नाम दिए हैं 2। एक नाम है एमाइगडाला और एक का नाम है हिप्पोकैम्पस। एनसीईआरटी में ये दिया नहीं कि ये है क्या। तो जो एमाइगडाला है ये वास्तव में पार्ट है डायनसेफेलान का। अभी लिखो नहीं। और ये जो पार्ट है ये पार्ट है सेरिब्रम का। हम लोगों का सेरिब्रम निकाल दिया जाए, नीचे से देखा जाए तो नीचे एक गुलदस्ता जैसे होता, गुलदस्ते जैसा लोब पाया जाता है, उसी का नाम हिप्पोकैम्पल लोब होता है। तो हम लोगों के सेरिब्रम के नीचे एक स्पेशल लोब है, इसका नाम हिप्पोकैम्पल लोब है, उसी को हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं। तो कह रहा है इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रम ले लो और अगल बगल के डीप स्ट्रक्चर, जैसे एमाइगडाला ले लो, किसका हिस्सा है? डायनसेफेलान का पार्ट है। और हिप्पोकैम्पस ले लो, किसका? सेरिब्रम का पार्ट है। ये सब लोग मिल के क्या बना लेते हैं? लिम्बिक सिस्टम बना लेते हैं। अब फंक्शन की बात करो तो लिम्बिक सिस्टम और एक साथ में आ जाएगा हाइपोथैलेमस। अब ये दोनों लोग मिल जाएंगे और काम करेंगे। तो कौन कौन से काम करेंगे? पिछले साल पूछे जा चुके हैं। तो 3 है। एक है सेक्सुअल बिहेवियर, दूसरा है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, और तीसरा है मोटिवेशन।
इमोशनल रिएक्शन में क्या आएगा, तो प्लेजर आनंद, फियर डर, रेज घृणा। ध्यान से सुने, किसी पर्टिकुलर एनिमल का या ह्यूमन का जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो कौन कंट्रोल करेंगे, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस। आप लोगों का जो इमोशनल रिएक्शन है, किसी चीज पे खुशी मिलना, किसी चीज से दुखी हो जाना, डर जाना, ये सब किसके पास है, ये सब इसी लिम्बिक सिस्टम है। और मोटिवेशन का जो एक्सप्रेशन है, मोटिवेट हो जाना या डिमोटिवेट हो जाना, ये भी किसके पास है। तो मोटिवेशन भी एक प्रकार का इमोशनल रिएक्शन ही तो है। किसी चीज को समझने के बाद दुख हो गया कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो डिमोटिवेशन हो गया, और देखने के बाद पढ़ने में मन लगने लगा तो मोटिवेट हो गए। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, इमोशनल रिएक्शन ही है। तो चाहे इमोशनल रिएक्शन हो, चाहे सेक्सुअल बिहेवियर हो, और चाहे मोटिवेशन हो, ये सब कौन करेगा, लिम्बिक सिस्टम, और साथ में किसको ले लेंगे, हाइपोथैलेमस। इतना और लिख लो। चलिए एनसीईआरटी ओपन करिए। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और यहां लिखा है फोर ब्रेन। यहां लिखा है फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन में एक हिस्सा कौन सा है, सेरिब्रम, एक क्या है थैलेमस, और एक क्या है हाइपोथैलेमस। लेबलिंग करने को कभी नहीं आएगा, ऐसे पहचान सकता है। तो ये हिस्सा ऊपर की तरफ जो होगा वो थैलेमस, और जो नीचे की तरफ होगा वो हाइपोथैलेमस। और उसी के पीछे क्या दिखा दिए हैं, मिड ब्रेन दिखा दिए हैं। ये आधा हिस्सा है तो नाम क्या हो जाएगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है, कार्पस कैलोसम। ठीक है, हाँ यहां से पढ़ना है। जो ब्रेन है उसको डिवाइड कर सकते हो तीन मेन हिस्से, एक मेन हिस्सा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन बड़ी हेडिंग है, यहां बहुत सारे सवाल हैं। फोर ब्रेन में क्या क्या पाया जाएगा, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये सिर्फ आपके लेवल पर है, रियल में फोर ब्रेन में बहुत कुछ पाया जाता है। एमबीबीएस करेंगे, ब्रेन पढ़ेंगे, बहुत टाइप ऑफ पार्ट आप यहाँ फोर ब्रेन में पढ़ेंगे। आपको जो बताएंगे आप उतना याद रखेंगे। सेरिब्रम क्या बनाएगा, सेरिब्रम बनाता है मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। फिर ये लाइन यहां से टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। एक डीप क्लेफ्ट पाई जाती है जो डिवाइड करती है सेरिब्रम को किसमें, लॉन्गिट्यूडनली, लंबाई में। ऐसे नहीं बांटते हैं, ऐसे बांटते हैं लॉन्गिट्यूडनली दो हिस्सों में। इनका नाम क्या है, तो राइट और लेफ्ट क्या कहोगे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो हेमिस्फीयर हैं वो कनेक्ट होते हैं किसके द्वारा, लिखा है ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। मैंने आपको बता रखा है ट्रैक्ट, ये कई जगह आपको बार बार लिखा मिलेगा। ट्रैक्ट का मतलब ये एक्जान का ही बंडल है, बस कहाँ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है। नाम क्या पड़ गया, कार्पस कैलोसम। फिर लिखा है लेयर ऑफ सेल। यहाँ सेल जिसको कह रहे हैं ये वास्तव में क्या है, ये सेल बॉडी है न्यूरॉन की, जो कवर करती है किसको, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। नाम क्या पड़ गया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो कि ढेर सारे इसमें क्या मिलेंगे, प्रोमिनेंट फोल्ड मिलेंगे। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसको कहते क्या है, तो आंसर देंगे ग्रे मैटर। ये टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को क्या कहते हैं, ग्रे मैटर। और जिसका अपीयरेंस कैसा है, ग्रेस। जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है वही कंसंट्रेट कर गई है और तभी कलर कैसा आ गया है, ग्रे आ गया है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाएगा कौन सा एरिया, मोटर, सेंसरी और बड़ा सा एरिया जो ना सेंसरी है ना मोटर है। और इस रीजन का नाम एसोसिएशन एरिया, जो रिस्पांसिबल है किसके लिए, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। जैसे हाईलाइट करिए इंटरसेंसरी एसोसिएशन, जैसे हाईलाइट करिए मेमोरी, और हाईलाइट करिए क्या, कम्युनिकेशन। ऐसे फाइबर या ट्रैक्ट जो कवर हो किससे, माइलिन शीथ से, वो क्या बनाएंगे, तो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और यहाँ कैसा अपीयरेंस आ जाएगा, ओपेक व्हाइटिश अपीयरेंस।
और इसी नाते इसका नाम क्या रखना पड़ेगा, व्हाइट मैटर। सेरिब्रम रैप्स, लिपटा हुआ है एक स्ट्रक्चर के अराउंड, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, थैलमस। ये टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। और थैलमस ही क्या है, तो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम हाइपोथैलेमस है। कहां पाया जाएगा, कहां पाया जाएगा, तो एट बेस ऑफ थैलेमस। यहां से टिक करो, इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस में नंबर ऑफ सेंटर हैं जो कंट्रोल करेंगे। पहली चीज बॉडी टेम्परेचर या थर्मो रेगुलेशन। अर्ज का मतलब इच्छा, किसकी, खाने की और पीने की, मतलब भूख और प्यास। और यहाँ पाए जाते हैं ढेर सारी क्या, न्यूरोसेक्रेटरी सेल, जो निकालेंगे क्या, हार्मोन। कहोगे क्या, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये यहाँ से फिर टिक करेंगे। इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर ले लो, और साथ में अलग बगल के डीप स्ट्रक्चर ले लो। जैसे क्या ले लो, एमाइडाला ले लो, हिप्पोकैम्पस ले लो, आगे ईटीसी भी लिखा है, मतलब कुछ और भी हिस्से हैं इसमें। ये सब मिला करके क्या बनाते हैं, तो कहोगे लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। लिखा है एलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ इट इन्वॉल्व। यहाँ इट किसके बारे में है, ये लिम्बिक सिस्टम के बारे में लिखा है, मतलब हाइपोथैलेमस प्लस लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, पहला क्वेश्चन। दूसरा, एक्सप्रेशन किसका, इमोशनल रिएक्शन। और रिएक्शन कौन से, एक्साइटमेंट है, प्लेजर है, रेज है और फियर है। और ये साथ में क्या, मोटिवेशन। जितना लिखा है कम से कम इतना तो याद ही रखेंगे। हेडिंग है मिड ब्रेन। चलो यहां डायग्राम देख लीजिए मिड ब्रेन में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मिड ब्रेन कहां है, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में है। लेकिन थोड़ा और अच्छे से पूछा जाए तो कहोगे फोर ब्रेन का ले लो थाइलमस, और हाइंड ब्रेन का ले लो क्या, पॉन्स। इन दोनों के क्या है, बीच है। मिड ब्रेन कहां है, तो दो आंसर, कहो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच, बड़ा आसान है। और कहां है रियल में, हाइपोथैलेमस ले लो फोर ब्रेन का, और पॉन्स ले लो किसका, हाइंड ब्रेन का। उसके बीच में क्या है, मिड ब्रेन। ये तो रटने वाला सवाल। असली सवाल ये है, ध्यान से सुनिएगा। मिड ब्रेन के अंदर से एक कैनाल गुजरती है, मिड ब्रेन के अंदर से एक कैनाल गुजरती है। उस कैनाल का नाम सेरिब्रल एक्वीडक्ट है। इसके दो नाम और अभी बताएंगे। सेरिब्रल एक्वीडक्ट का काम समझ लो क्या है, तो इधर देखो, ये है सेरिब्रम की पहली वेंट्रिकल, सेरिब्रम की दूसरी वेंट्रिकल, ये है तीसरी वेंट्रिकल, और ये है चौथी वेंट्रिकल। हमारे ब्रेन में कुल कितनी वेंट्रिकल, 4 वेंट्रिकल। इसमें से ये कौन सी वेंट्रिकल है, तीसरी वेंट्रिकल, और ये कौन सी है, चौथी वेंट्रिकल। तीसरी को चौथी से कौन जोड़ेगा, तो तीसरी को चौथी से कौन जोड़ेगा, आंसर देंगे क्या, सेरिब्रल एक्वीडक्ट। ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है। मिड ब्रेन के अंदर एक कैनाल पाई जाती है जिसका नाम सेरिब्रल एक्वीडक्ट, या इसको एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं, या इसी का नाम आइटर भी है। काम बहुत इंपॉर्टेंट, किसको किससे जोड़ती है, तीसरी वेंट्रिकल को चौथी वेंट्रिकल से जोड़ देती है। एक आखिरी सवाल है, कोई भी स्ट्रक्चर हो, जैसे मान लेते हैं कि ये मिड ब्रेन है, तो अगर मिड ब्रेन का ऊपर का हिस्सा तो ये डार्सल और नीचे का हिस्सा वेंट्रल, कोई भी हिस्सा हो उसका ऊपर का हिस्सा डार्सल होता है, नीचे का वेंट्रल होता है। तो मिड ब्रेन का जो डार्सल है वहां 4 बड़ी बड़ी लोब पाई जाती हैं। पहला सवाल तो ये बता दो कि मिड ब्रेन है कहां, तो कहोगे बिटवीन, किसके किसके बीच है, अभी लिखो नहीं, सुन लो, फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बीच है। लेकिन वास्तव में कहां है,
तो ऊपर से ले लो क्या, हाइपोथैलेमस किसका, फोर ब्रेन का, और पोन्स ले लो किसका, हाइंड ब्रेन का। सबसे खास बात यह है कि इसमें पाई जाती है एक कैनाल, नाम सेरिब्रल एक्विडक्ट, या इसका एक और नाम है आइटर। काम अभी मैंने पीछे बताया, किसको किससे जोड़ती है, तो ये जोड़ती है थर्ड टू क्या, फोर्थ वेंट्रिकल। एक क्वेश्चन, हाँ इधर देखो जरा, ये मान लेते हैं कि मिड ब्रेन का डार्सल है, तो मिड ब्रेन के डार्सल पर लार्ज स्वेलिंग पाई जाती है। ये है फोर लार्ज swelling at dorsal part of mid brain। चूंकि फोर लार्ज स्वेलिंग है, इसी नाते इनको चार ऑप्टिक लोब भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, चार ऑप्टिक लोब, और इन्हीं ऑप्टिक लोब का नाम कार्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। एक स्पेशल क्वेश्चन है, फ्रॉग में दो ऑप्टिक लोब पाई जाती है, हमारे सिलेबस में फ्रॉग है, फ्रॉग में दो ऑप्टिक लोब पाई जाएंगे तो नाम क्या कहोगे, तो कार्पोरा बाइजेमाइना। तो ये स्पेशल सवाल है कि फ्रॉग का जो मिड ब्रेन है वहां कितनी, दो ऑप्टिक लोब, तो नाम क्या रखना पड़ेगा, कार्पोरा बाइजेमाइना। और हमारे में कितनी है, चार है, तो नाम क्या रखोगे, कार्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। लिखो, एनसीईआरटी देख लेते हैं। तो फ्रॉग के बहुत सारे क्वेश्चन हम कंपेयर में बताते चल रहे हैं, फिर हम लोग जब फ्रॉग पढ़ेंगे तो वहां बस कुछ विशेष क्वेश्चन ही अलग से पढ़ने होंगे। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन लोकेटेड बिटवीन कहा, तो कह रहे हो ऊपर से क्या ले लो, थैलमस हाइपोथैलेमस किसका हिस्सा है, फोर ब्रेन का, और नीचे से क्या ले लो, पॉन्स जो किसका है, हाइंड ब्रेन का। ठीक है, ये टिक कर लो, यही लाइन काम की। यहाँ एक कैनाल पाई जाएगी जिसका नाम सेरिब्रल एक्विडक्ट, जो पास करेगी किसमें, मिड ब्रेन। क्या काम करती लिखा नहीं है, ये याद रखिएगा। कौन सा पोर्शन, डार्सल पोर्शन किसका, मिड ब्रेन का। फोर राउंडेड स्वेलिंग या क्या पाई जाएंगे, लोब पाई जाएंगे, और इन्हीं को कहते क्या है, कार्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। पुरानी एनसीईआरटी में एक लाइन यहां लिखी है, वो लाइन हटा दिए हैं, तो आप भी हटा दीजिए। क्या हो गया भैया, सर्च कर रहे हो गूगल पे कि सर सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ाए जा रहे हैं। हेडिंग डालो, हाइंड ब्रेन, हेडिंग हाइंड ब्रेन। और यहां एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। चलो इधर देखो, हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के तीन हिस्से, एक का नाम है सेरिबेलम, एक का नाम है पॉन्स, एक का नाम है मेडुला।
सेरिबेलम को तो सेरिबेलम ही कहते हैं। पॉन्स का पूरा नाम पॉन्स वेरोलाई है और मेडुला का पूरा नाम मेडुला ऑब्लांगाटा है। ये सिर्फ सिंबॉलिक डायग्राम बनाया है, इसे कुछ दिमाग में विजुलाइज हो जाए। अगर पहला क्वेश्चन पॉन्स के बारे में है, पॉन्स में मैंने ऐसे ऐसे लाइनें खींच रखी हैं क्योंकि ये नर्व फाइबर ट्रैक्ट है। पॉन्स में क्या पाया जाता है तो कहोगे नर्व फाइबर ट्रैक्ट पाए जाते हैं जो डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन को इंटरकनेक्ट करते हैं। जैसे ये सेरिबेलम का राइट है, ये सेरिबेलम का लेफ्ट है। इधर देखिए सेरिब्रम में भी राइट और लेफ्ट पाया जाता है, तो सेरिबेलम में भी राइट और लेफ्ट पाया जाता है। राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर से कौन जोड़ता है? कार्पस कैलोसम जोड़ता है। इसी तरीके से यहां सेरिबेलर हेमिस्फेयर पाए जाएंगे और सेरिबेलर हेमिस्फेयर भी आपस में जुड़े होंगे, तो कौन जोड़ेगा? आंसर क्या देंगे? पॉन्स। पहला सवाल। दूसरा, पॉन्स के बारे में एक लाइन पढ़ चुके हो ब्रीदिंग में। पॉन्स में पाया जाता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो ब्रीदिंग को क्या करता है? रेगुलेट करता है। बस पॉन्स में बात खत्म। अब आ जाओ सेरिबेलम। पहला सवाल यह है कि सेरिबेलम कैसे पाया जाएगा, तो कहोगे राइट और लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फेयर। जैसे सेरिब्रम दो हिस्से में है वैसे सेरिबेलम भी दो हिस्से में है। वहां राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर था, यहां सेरिबेलर हेमिस्फेयर है। वहां भी बहुत ज्यादा फोल्ड बने थे। पर्पस क्या था? ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया और ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन। यहां भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट फोल्ड है, बहुत कन्वोल्यूटेड सरफेस है और जितना ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी सरफेस उतना ज्यादा क्या मिलेंगे? न्यूरॉन। वहां भी बाहर क्या था? ग्रे मैटर और अंदर क्या था? व्हाइट मैटर। यहां भी यही हाल है, बाहर क्या मिलेगा? ग्रे मैटर, अंदर क्या मिलेगा? व्हाइट मैटर। बस खास बात यह है इसका जो व्हाइट मैटर है वो ब्रांच्ड होता है। इस ब्रांच व्हाइट मैटर को आर्बर विटी कहते हैं। आर्बर विटी भले ही आपको न याद रहे लेकिन ये न भूलिएगा, इसी का कहते हैं क्या? ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़। कौन है? तो आंसर देंगे क्या? व्हाइट मैटर ऑफ द सेरिबेलम। फिर आता है काम। एनसीईआरटी में कोई काम यहां नहीं दिया है। सेरिबेलम का असली काम है बॉडी बैलेंस बनाना। बैलेंस देखो कैसे, जैसे हम लोग का बैलेंस बिगड़ जाए तो जैसे बैलेंस बिगड़ेगा वैसे कान को पता चल जाएगा कि बैलेंस बिगड़ा है। ये इंफॉर्मेशन ब्रेन को देगा, ब्रेन आदेश देगा। देखिए अगर हम इधर की तरफ गिरे हैं तो इधर की मसल को आदेश आएगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट करिए और इधर की मसल को कि आप रिलैक्स करिए, तो हम क्या हो जाएंगे? सीधे हो जाएंगे। आगे गिर जाएं तो पीछे की मसल से कहा जाएगा सीधे कर दीजिए और पीछे गिर जाएं तो ऐसे कर दिया जाएगा। तो बैलेंस बिगड़ा ये बात पता किसको चली? कान को। लेकिन बैलेंस सही किसने कराया? तो सही कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सेरिबेलम की। तो सेरिबेलम बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के कान में जो बॉडी बैलेंस वाला पार्ट है, कान चूंकि अब सिलेबस में नहीं है, कान में एक स्ट्रक्चर है उसका नाम वेस्टिबुलर अपैरेटस है। वेस्टिबुलर अपैरेटस ही बताता है कि बॉडी का बैलेंस बिगड़ा है। तो वेस्टिबुलर अपैरेटस से आने वाली सेंसेशन को कौन रिसीव करेगा? सेरिबेलम रिसीव करेगा और फिर वही एडजस्ट कराएगा कि भाई आगे गिरे हैं कि पीछे गिरे हैं कि किधर गिरे हुए हैं। जिधर गिरे होंगे वो बैलेंस क्या करेंगे? सही करा लेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन। फिर आखिरी में आता है मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा हमारे ब्रेन का सबसे आखिरी हिस्सा है। एक क्वेश्चन, यही वो हिस्सा है जो किससे जुड़ा है? स्पाइनल कार्ड से जुड़ा है। मेडुला ऑब्लांगाटा पर भी बहुत सारे सेंटर पाए जाएंगे। जैसे मेडुला ऑब्लांगाटा पर पाया जाएगा ब्रीदिंग का सेंटर। याद आया कौन सा था? अरे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसका मतलब ये ब्रीदिंग को रेगुलेट करेगा। यही पाए जाएंगे कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेज। हमारे हार्ट और हमारी ब्लड वेसल का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उसका सेंटर भी कहाँ है? मेडुला के पास। खाना खा लेते हैं तो खाना खाएंगे तो इसको निगलना कहेंगे और फिर उल्टी हो जाए तो वोमिटिंग होगी। चाहे स्वालोइंग करें और चाहे वोमिटिंग करें, ये भी काम कौन कराता है? मेडुला ही कराता है। मतलब गैस्ट्रोवेस्कुलर रिफ्लेक्स, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का जो कॉन्सेप्ट है, उसके जो सिक्रीशन है, उसका जो मोटेलिटी है, वो सब भी कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला ही कंट्रोल करेगा। तो मेडुला सारे कौन से आर्गन को कंट्रोल कर रहा है?
तो सारे उन आर्गन को कंट्रोल कर रहा है जो इनवॉलेंट्री आर्गन है, जैसे लंग्स को कंट्रोल कर रहा है, जैसे हार्ट को कंट्रोल कर रहा है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल को कंट्रोल कर रहा है। फिर से सुनते, 5 लाइनें लिखनी है। हम लोगों के ब्रेन का सबसे आखिरी हिस्सा हाइंड ब्रेन के 3 हिस्से, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला। पहले पॉन्स नर्व फाइबर ट्रैक्ट का बना होता है। ट्रैक्ट क्या, मैं बता चुका हूं। ट्रैक्ट का काम क्या है, इंटरकनेक्ट करना डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, स्पेशली राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से जोड़ेंगे। दूसरा सेरिबेलम क्या है, तो कहोगे राइट और लेफ्ट पार्ट में पाया जाएगा। इसमें ढेर सारे फोल्ड पाए जाएंगे, ढेर सारा सरफेस एरिया पाया जाएगा। पर्पज क्या है, ढेर सारे न्यूरॉन। इसमें भी बाहर बाहर ग्रे मैटर, अंदर अंदर व्हाइट मैटर। बस व्हाइट मैटर ब्रांच होता है, नाम क्या है, आर्बर विटी, या उसको ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। सबसे लास्ट पार्ट का नाम मेडुला, या पूरा नाम मेडुला ऑब्लांगाटा होता है। मेडुला पर बहुत सारे सेंटर पाए जाएंगे जो कई काम कराएंगे, जैसे कि ये रेगुलेट करवाएंगे रेस्पायरेशन को, मतलब लंग्स इनके हाथ में है, रेगुलेट कराएंगे कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को, मतलब इनके पास हार्ट है, लंग्स है। इसके बाद रेगुलेट कराएंगे गैस्ट्रिक सिक्रीशन या एलिमेंट्री कैनाल को, इसका मतलब इनके पास जीआईटी भी है। खाना खाएंगे, स्वालोइंग यही करवाएंगे, उल्टी हो जाएंगी, वोमिटिंग सेंटर भी किसके पास है, मेडुला ऑब्लांगाटा। मैं लिख रहा हूं, आप लिखिए। पोन्स, पूरा नाम पोन्स वेरोलाई, कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर ट्रैक्ट। और ट्रैक्ट क्या है, ये बंडल ऑफ एक्सॉन है जो इंटरकनेक्ट करेंगे किसको, डिफरेंट पार्ट ऑफ क्या, ब्रेन। दूसरा है सेरिबेलम, सेरिबेलम की बात करेंगे तो पाया जाएगा राइट और लेफ्ट क्या, सेरिबेलर कौन सी चीज, हेमिस्फीयर। एक क्वेश्चन, इसमें बहुत ज्यादा हाई कन्वोल्यूटेड सरफेस है, पर्पज, तो पर्पज ये है मोर न्यूरॉन। ये दोनों हेमिस्फीयर जुड़ेंगे कैसे, कौन जोड़ेगा, पॉन्स जोड़ेगा। इसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। काम से पहले इसमें भी बाहर ग्रे मैटर और अंदर व्हाइट मैटर, और वो ब्रांच होता है उसको ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। वो डायग्राम में लिखा है तो यहां नहीं लिखना है। अब बताएंगे फंक्शन। एनसीईआरटी में फंक्शन नहीं दिया है, तो फंक्शन है मेंटेन करना किसको, बॉडी बैलेंस को। तो बॉडी बैलेंस को कौन मेंटेन करेगा, तो आंसर देंगे क्या, सेरिबेलम। कैसे मेंटेन करेंगे, मेंटेन कैसे करेंगे, तो देखो अगर आगे गिर जाएं तो पीछे की मसल को कांटेक्ट करेंगे और सीधा करेंगे। मतलब मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री,
जानबूझ के नहीं, अपने आप बैलेंस बनता है। तो आगे लिखेंगे बाई इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिर आएगा मेडुला। अच्छा, अल्कोहल लेने के बाद क्या हो जाता है? अल्कोहल लेने के बाद नाली में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ जाता है, इसका मतलब ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम नहीं कर रहा है? सेरिबेलम काम नहीं कर रहा है। अच्छा, नाली में क्यों गिर गए? कहीं और गिर सकते थे। हैं? अब ध्यान से सुनिएगा, उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, सेरिब्रम भी काम सही से नहीं करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है अल्कोहल के बाद क्या क्या प्रभावित होता है? तो कहोगे सेरिब्रम और सेरिबेलम। और क्या डैमेज हो जाता है? लिवर। तो अल्कोहल इफेक्ट करेगा सेरिब्रम को, सेरिबेलम को और लिवर को। बाकी घर को, परिवार को, खानदान को, समाज को, सबको क्या करेगा? प्रभावित करेगा। मेडुला पूरा नाम मेडुला ऑब्लांगाटा। 3 क्वेश्चन, बातचीत ना करो। ये लास्ट पार्ट है किसका? ब्रेन का। और ये कनेक्ट है किससे? स्पाइनल कार्ड से। मेडुला ऑब्लांगाटा पर पाए जाएंगे यहां कई सेंटर होंगे जो रेगुलेट करेंगे। बताओ क्या क्या रेगुलेट करेंगे? तो जो एनसीईआरटी में लिखा वही याद रखेंगे। एक है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन रेगुलेट करने का मतलब किसको कंट्रोल कर लिया? लंग्स को। दूसरा है कार्डियो वैस्कुलर रिफ्लेक्सेज। इसका मतलब किसको कंट्रोल कर लिया? हार्ट को। और तीसरा है गैस्ट्रिक सिक्रीशन, मतलब किसको कंट्रोल कर लिया? एलिमेंट्री कैनाल को। यही रेगुलेट करेगा स्वालोइंग, खाना निगलने को। और यही वोमिटिंग। स्पेशल क्वेश्चन, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम से जुड़ा एक लाइन एनसीईआरटी ने हटा दी है। शुरू करें। पुरानी वाली एनसीईआरटी में मिड ब्रेन हेडिंग में एक लाइन बढ़ी थी, वो पता नहीं क्यों हटा दिए हैं। तो देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रेन स्टेम कौन बनाता है, तो इसमें 3 लोग आएंगे।
एक आएगा मिड ब्रेन और एक आएगा हाइंड ब्रेन। ब्रेन स्टेम में कौन लोग हैं, तो कहोगे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, फिर अंदर चला जाएगा। हाइंड ब्रेन में 3 लोग हैं, एक है सेरिबेलम, एक है पॉन्स, एक है मेडुला। तो कौन सा हिस्सा है जो ब्रेन स्टेम का पार्ट है, तो आंसर देंगे पॉन्स और मेडुला। तो असली सवाल ये है कि जो सेरिबेलम है वो ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है। फिर से सुन लेते हैं, ब्रेन स्टेम बनाने में कौन है, तो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, कोई दिक्कत नहीं है। हाइंड ब्रेन में कौन है, पॉन्स और मेडुला, कोई दिक्कत नहीं है। असली सवाल ये है कि हाइंड ब्रेन का जो सेरिबेलम है वो ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है। एक क्वेश्चन, ब्रेन स्टेम करता क्या है? ये कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कार्ड से। कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कार्ड से। लिख लिया? एनसीईआरटी खोलें। कौन से हिस्से हैं जो ब्रेन स्टेम के हिस्से हैं? तो मिड ब्रेन है, पॉन्स है, मेडुला। तो कौन नहीं है? सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का वो हिस्सा है जो ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है। एनसीईआरटी जरा ओपन करे बेटा। हाइंड ब्रेन में क्या आएगा? पॉन्स, बातचीत ना करें, सेरिबेलम, मेडुला। मेडुला का पूरा नाम मेडुला ऑब्लांगाटा। पॉन्स में क्या पाए जाएंगे? फाइबर ट्रैक्ट, जो इंटर कनेक्ट करेंगे किसको? डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। सेरिबेलम क्या लिखा है? कन्वोल्यूटेड सरफेस। क्यों? ज्यादा से ज्यादा जगह मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन। मेडुला ब्रेन को कनेक्ट करता है किससे? स्पाइनल कार्ड। और मेडुला में बहुत सारे सेंटर, कौन से? जो रेस्पायरेशन कंट्रोल करेंगे, कार्डियो रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करेंगे और गैस्ट्रिक सिक्रीशन। देखा है 3 हिस्से क्या बनाते हैं ब्रेन स्टेम। एक कौन है? मिड ब्रेन, एक क्या है? पॉन्स, एक क्या है? मेडुला। तो कौन नहीं है? कौन नहीं है? सेरिबेलम। सेरिब्रम है? कौन से हिस्से हैं जो ब्रेन स्टेम में नहीं है? तो सेरिब्रम नहीं है, थैलमस भी नहीं है, हाइपोथैलमस भी नहीं है और सेरिबेलम भी नहीं है। क्या? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। किसको किससे जोड़ता है? तो कनेक्शन बनाता है किसके बीच? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। एनसीईआरटी वाइज तो चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन भी खत्म हुआ नहीं है। इसकी समरी इंपॉर्टेंट है। इसमें समरी में कुछ लाइनें हैं जो आपको निकाल के अपने नोट्स में लिख लेनी है। जैसे पढ़ते चलेंगे, जो लाइनें लिखनी होंगी बताएंगे। न्यूरल सिस्टम कोऑर्डिनेट, इंटीग्रेट, फंक्शन एज वेल एज मेटाबॉलिक एंड होम्योस्टैटिक एक्टिविटी ऑफ ऑल ऑर्गन। इसमें कोई नई बात नहीं मिली। न्यूरॉन जो कि क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। ये क्या है? एक्साइटेबल सेल। यहां से लिखना है, न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल है ड्यू टू। क्यों? तो देखो लिखा है डिफरेंशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आयन अक्रॉस द न्यूरल मेम्ब्रेन। लिखो एक लाइन। जितनी लाइनें अंडरलाइन कर रहे हैं वो लिखना है, वहां अंडरलाइन करके छोड़ मत दीजिए। इसमें से 5 लाइनें निकाल के अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये वो लाइनें हैं जो अंदर नहीं लिखी हैं और काम की हैं।
न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल है, ये बात पीछे अंदर लिखी है, लेकिन वहां कारण कुछ और लिखा है और यहाँ कारण कुछ और लिखा है। तो दोनों कारण आपको पता होने चाहिए। वहां क्या लिखा था? वहां लिखा था उसकी मेम्ब्रेन पोलराइज होती है, और यहाँ क्या लिखा है? यहाँ जो लिखा वो लिखो। तो पहली लाइन लिखो, न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल ड्यू टू डिफरेंशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आयन अक्रॉस मेम्ब्रेन। एक ये लाइन एनसीईआरटी की आपके काम की मिल गई। अच्छा, यहां तक हो गया। फिर देखो लिखा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग न्यूरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। कोई नई बात नहीं, पहले से पता है। नर्व इंपल्स कंडक्ट करती है along द एक्जान मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेव। देखो पहले क्या होगा? डीपोलराइजेशन, और उसके पीछे क्या होगा? यही तो बताए थे। आगे आगे क्या चलता है? डीपोलराइजेशन, और पीछे पीछे रिप। चलो ठीक, ये पता है। साइनेप्स फॉर्म बाय मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में या मे नॉट सेपरेटेड बाय गैप नाम क्लेफ्ट। कोई नई बात नहीं। केमिकल इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन नाम न्यूरोट्रांसमीटर। कोई नई बात नहीं। न्यूरल सिस्टम में सीएनएस आएगा, पीएनएस आएगा। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आएगा। कोई खास बात नहीं। ब्रेन में 3 मेन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। कुछ खास नहीं है। सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड इनटू 2 हाफ कनेक्टेड बाय कार्पस कैलोसम। कोई खास बात नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन इज कॉल्ड हाइपोथैलमस। कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, ईटिंग, ड्रिंकिंग। कोई खास बात नहीं। इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नाम लिम्बिक सिस्टम। कनेक्शन विद, ये खास बात नहीं मिल गई। ये वहां नहीं लिखा है, ये वहां नहीं लिखा है। तो लिखिए नई लाइन, लिम्बिक सिस्टम कंसर्न विद। लिम्बिक सिस्टम कंसर्न विद, ये लाइन अंदर नहीं लिखी है, यहां है। कंसर्न विद क्या लिखोगे? ऑल्फैक्शन। ये क्या है? किसी चीज को सूंघने के बाद सलाइवा रिलीज हो जाना, ये क्या है? ऑल्फैक्शन। इवन सोचने के बाद भी सलाइवा रिलीज हो जाए। ठीक है कि पार्टी में जाएंगे, काला जाम खाएंगे। पार्टी कब होगी, काला जाम कब खाएंगे? सलाइवा आज बनने लगा। ये क्या है? ऑल्फैक्शन। दूसरा लिखिए ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्सेज। ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्सेज, ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्सेज। ये देखो ये बात लिखी है एनसीईआरटी में, आके ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। तो 2 नई लाइन चीजें मिल गई यहाँ। ठीक है। फिर लिखा मिड ब्रेन रिसीव एंड इंटीग्रेट विजुअल, टेक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स। ये लाइन अंदर नहीं लिखी है, तो ये लाइन फिर लिखो यहां जो हाईलाइट किया हूं। समरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, विजुअल, टेक्टाइल और ऑडिटरी इनपुट को कौन रिसीव करेगा? तो आंसर क्या देंगे? मिड ब्रेन। लिख लिया बेटा। फिर देखो लिखा है हाइंड ब्रेन कंप्राइजेज ऑफ पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला। कोई खास बात नहीं। ये लाइन खास बात है। सेरिबेलम इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम, कहां से? सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ ईयर एंड क्या? ऑडिटरी सिस्टम। ये लाइन पीछे नहीं लिखी है, तो ये काम की बात है। तो नई लाइन से फिर जो हाईलाइट कर रहा हूं उसे लिखे, सेरिबेलम इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ ईयर एंड ऑडिटरी सिस्टम। बॉडी बैलेंस बनाने में सेमी सर्कुलर कैनाल का बड़ा महत्व है।
तो 4 लाइनें आपने समरी से निकाल के लिख ली हैं, काम की बातें हैं। फिर मेडुला कंटेन सेवरल सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, पॉन्स में फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। तो जितनी बातें अंदर नहीं लिखी थी वो निकाल के आपने लिख ली हैं। इनके हिसाब से चैप्टर खत्म है, लेकिन भी खत्म नहीं है। हेडिंग डालिए स्पाइनल कार्ड। अभी लेटेस्ट में एक सवाल आया था कि हम लोगों के स्पाइनल कार्ड का एंटीरियर हॉर्न डैमेज हो जाए तो क्या नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान तो बाद की बात है, पहले ये तो पता चले कि एंटीरियर हॉर्न क्या है, पोस्टीरियर हॉर्न क्या है। वो क्वेश्चन आया हुआ है, ये आईपीएमटी में ही आया है। चलो डायग्राम बनाओ। पहला सवाल है कि स्पाइनल कार्ड है क्या। तो कहोगे ब्रेन से निकलने वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नाम स्पाइनल कार्ड है। ये क्या है? ब्रेन। और ये क्या है? स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड रन करती किसके अंदर? तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रखी होती। कहां? न्यूरल कैनाल में। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर न्यूरल कैनाल में स्पाइनल कार्ड है। कहां तक जाती स्पाइनल कार्ड? तो स्पाइनल कार्ड लंबर रीजन से थोड़ा ऊपर के आसपास तक आती है, उसके नीचे नहीं जाती स्पाइनल कार्ड। एक बात। फिर इसकी टीएस काट दीजिए ऐसे, तो आपको ये व्यू दिखाई पड़ेगा। तो व्यू देखो क्या है। व्यू की स्थिति ये है कि स्पाइनल कार्ड की टीएस में देखेंगे तो बाहर बाहर व्हाइट मैटर दिखाई पड़ेगा और अंदर अंदर ग्रे। जबकि ब्रेन में क्या था? ब्रेन में बाहर व्हाइट मैटर था कि ग्रे मैटर? ग्रे मैटर। और यहां बाहर व्हाइट। उल्टा है ना, ब्रेन में बाहर ग्रे था, अंदर व्हाइट था। और स्पाइनल कार्ड में बाहर व्हाइट है, अंदर ग्रे। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, यहाँ जो व्हाइट मैटर है उसको फ्यूनिकुलस कहते हैं, और यहाँ जो ग्रे मैटर है उसको हॉर्न कहते हैं। अब हॉर्न को देखें, ये स्पाइनल कार्ड के टीएस है, इसको ऐसे कर देते हैं। जैसे हमारी स्पाइनल कार्ड होगी तो पीछे का हिस्सा डॉर्सल और आगे का वेंट्रल, ऐसे कर दें तो ऊपर का हिस्सा डॉर्सल, नीचे का हिस्सा वेंट्रल। तो देखो नीचे वाला वेंट्रल है और वेंट्रल का ही दूसरा नाम, ऊपर वाला डॉर्सल है उसी का नाम पोस्टीरियर है। तो यहाँ जो हॉर्न है वो भी दो हो जाएंगे, एक हो जाएगा डॉर्सल हॉर्न या पोस्टीरियर हॉर्न, और एक हो जाएगा वेंट्रल हॉर्न या एंटीरियर हॉर्न। सिस्टम देखो क्या है। जैसे मान लेते ये स्पाइनल कार्ड है, ये मान लेते स्पाइनल कार्ड है, और ये कोई आर्गन है, यहां से सेंसेशन स्पाइनल कार्ड तक आया, तो स्पाइनल कार्ड में सेंसेशन इसी रास्ते से आता है। तो सेंसरी इंपल्स किसमें आती हैं? पोस्टीरियर हॉर्न में। और जो आदेश होता वो यहां से निकलता है। तो आदेश फिर कहां से निकलेगा? वेंट्रल। इसका मतलब इसका काम क्या है? सेंसरी का है, और इसका काम क्या है? मोटर का है। तो जरा बताओ, अगर ये डैमेज हो जाए तो क्या लॉस हो जाएगा? तो सेंसरी लॉस होगा, आपको कुछ महसूस नहीं होगा। और अगर ये लॉस हो जाए तो, अगर ये लॉस हो जाएगा तो आपको महसूस तो होगा, लेकिन आप कर कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि कोई आदेश नहीं जारी होगा। तो सेंसेशन आएगा किससे? तो कहोगे पोस्टीरियर से, और आदेश जाएगा किससे? एंटीरियर से। एआईपीएमटी का ही अभी जल्दी आया हुआ सवाल है कि अगर एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कार्ड डैमेज हो जाए तो क्या लॉस होगा? सेंसरी लॉस होगा कि मोटर लॉस होगा? तो आंसर क्या देंगे? मोटर लॉस। अगर ये डैमेज हो जाए तो क्या हो जाएगा? सेंसरी लॉस। यही 3 क्वेश्चन लिखने थे। एक और क्वेश्चन है, स्पाइनल कार्ड करता क्या है? स्पाइनल कार्ड का काम क्या है? तो स्पाइनल कार्ड बहुत सारे काम करता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाय, तो आंसर क्या देंगे? स्पाइनल कार्ड।
तो 3 लाइनें जरा लिख लीजिए इसमें। ये एराइज होता है कहां से, तो आंसर देंगे ब्रेन से, और रन करता है किसके अंदर, इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम। इसमें बाहर क्या होता है और इसमें अंदर क्या होता है, तो बाहर होता है व्हाइट मैटर और अंदर होता है ग्रे मैटर। लेकिन उसका उल्टा ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन में कहानी पलटी है, बाहर और अंदर। ब्रेन में बाहर क्या है, ग्रे मैटर, और अंदर क्या है, व्हाइट मैटर। बाकी डायग्राम में ही लिखा है कि कौन सेंसरी है और कौन मोटर है, किसको फ्यूनिकुलस कहेंगे, किसको हार्न कहेंगे। बस यहां 2 क्वेश्चन याद रखना है, इसका काम क्या है। तो रेगुलेट करता है किसको, रिफ्लेक्स एक्शन को। अगर इफ एंटीरियर हार्न क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो क्या होगा, मोटर लॉस होगा। और अगर पोस्टीरियर हॉर्न डैमेज, तो सेंसरी लॉस होगा। चलिए, पीएनएस पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में क्या आते हैं, नर्व जो कहां से निकलती हैं, बतियाओ नहीं भाई, एराइज फ्रॉम सीएनएस। और नर्व 2 कैटेगरी के हैं, एक का नाम क्रेनियल नर्व, कहां से निकली, एराइज फ्रॉम ब्रेन। बस ये बताओ कितनी होती हैं, या तो 10 पेयर या तो 12 पेयर। 10 पेयर पाई जाती हैं फिश और एम्फीबिया में, और 12 पेयर पाई जाती हैं रेप्टाइल, बर्ड और मैमल में। ह्यूमन में टोटल कितनी है, 12 पेयर क्रेनियल नर्व, जिसमें सबसे छोटी चौथी है और सबसे बड़ी 10वीं है। आल्फैक्टरी, ऑप्टिक, आकुलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमाइनल, एब्ड्यूसेंस, फेसियल, ग्लासोफेरेंजियल, ऑडिटरी और वेगस, स्पाइनल एसेसरी और हाइपोग्लासल, इतने नर्व पाई जाती हैं। हमें याद है, तुम याद ना करो, कोई पर्पज नहीं है। बस छोटी और बड़ी के नाम याद रखेंगे। इसी तरीके से
स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व कहां से निकली बेटा? arise from spinal cord as dorsal and ventral root। वो जो पुरानी वाली एनसीईआरटी में रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम बना था, अगर आपके पास हो तो देखो, उसमें दो रूट लिखी हैं, एक डार्सल रूट एक वेंट्रल रूट। तो दो रूट होती हैं किसकी? स्पाइनल नर्व की। कितनी संख्या है? तो संख्या याद रखेंगे, 10 जोड़ी पाई जाती हैं फ्रॉग में और 31 जोड़ी पाई जाती हैं ह्यूमन में। ह्यूमन में इसका फार्मूला है C8T12 L5 S5 CO1। जोड़ो। ये ऐसा कुछ लिखा था कहीं? कहा? वर्टिब्रल फार्मूला लिखे थे। तो सर्वाइकल वर्टिब्री 7 हैं, सर्वाइकल नर्व 8 हैं, थोरेसिक वर्टिब्री 12 हैं, नर्व भी 12 हैं, लंबर 5 5, सैक्रल 5 5, कॉक्सिस की केवल 1 है। जोड़ेंगे कितनी हो जाएंगे? 31 पेयर। हम लोगों में सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट स्पाइनल नर्व सियाटिक नर्व। ये इतना हम लोगों ने एक्स्ट्रा पढ़ लिया एनसीईआरटी से। तो फ्राइडे छुट्टी रहेगी, फ्राइडे वाली क्लास संडे को सुबह 8 बजे से रहेगी। और इस चैप्टर की बुकलेट भी उसी दिन आपको मिल जाएगी।